हाकिम समझ के जिसको विरासत है सौंप दी, मतलब के लिए वो तो वतन से जिनका न कुछ वास्ता है, वो उल्फत मेरी आजमाने लगे हैं, मनाने में जिनको जमाने लगे हैं। नमस्कार, मेरा नाम सिकंदर ली है और आप लखनऊ समाचार देख रहे हैं। हमारे साथ जो आज शख्सियत मौजूद है वो एक इंटरनेशनल शायरा के साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट है। ये उस वक्त शायरी मीडिया की सुर्खियों में आई थी जब CAA NRC के दौरान पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रहा था। लखनऊ में भी प्रोटेस्ट चल रहा था घंटाघर पर, और यहाँ पे गोमती नगर उजरियाओं में जो यहाँ से लीड कर रही थी। नाम उनका रवीना अयाज है, एक फेमस शायरा है जिनसे हम बात करेंगे। सवाल ये इसलिए उठने लगा है कि घंटाघर पे जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें उजमा परवीन जो वहाँ के प्रोटेस्ट को लीड कर रही थी वो इस समय वैसी के पार्टी यानी AMIM में शामिल हो गई हैं। तो सवाल ये सोशल मीडिया पे उठने लगा है कि क्या ये भी कोई राजनीतिक दल का हाथ थामेंगी। तो अब ये बताएंगी, क्योंकि हम तो नहीं बता सकते थामेंगे कि नहीं, क्योंकि ये आप जानेंगे। मैम, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है लखनऊ समाचार में। बहुत शुक्रिया सिकंदर साहब, आपने मुझे अपने चैनल पे इंट्रोड्यूस किया। आप देखिए, सियासत पर तो बात होगी, राजनीतिक दल ज्वाइन करेंगी नहीं करेंगी इस पर तो बात होगी, लेकिन हम चाह रहे हैं कि एक आपका सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, वतन बेच रहे हैं करके कोई नज्म है, उसको पहले हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। जब मैंने ये 4 मिसरे लिखे थे तो जिस तरह से हमारे मुल्क में माहौल था कि रोज़ एक लिस्ट जारी होती थी, कभी एयरपोर्ट बिक रहा है, कभी LIC बिक रही है, मैं सोचा इस पर क्या कहा जाए। तो मैंने उस पर 4 मिसरे यूँ कहे कि खुशबू जो फूल दे तो चमन बेच रहे हैं, पहना हुआ यहाँ पे कफन बेच रहे हैं। खुशबू जो फूल दे तो चमन बेच रहे हैं, पहना हुआ यहाँ पे कफन बेच रहे हैं, हाकिम समझ के जिसको विरासत है सौंप दी, मतलब के लिए वो तो वतन बेच रहे हैं। तो ये मेरा कहने का सेंस ये था कि जिस तरह से हमारे मुल्क को बर्बाद करने की जो राह उसने ली है, मैं चाहती हूँ कि उससे चीज़ें कंट्रोल में आएँ। और ये जब एक हिंदुस्तानी के दिल पे जब कुछ लगता है कि हाँ हमारा मुल्क इस राह पे जा रहा है तो उसे दर्द होता है, और जब एक शायरा या शायर के दिल पे लगता है तो फिर वो कलम के ज़रिए कागज़ पे उतरता है, इसलिए मैंने लिखा। अच्छा, आपको जैसे CAA प्रोटेस्ट के दौरान काफ़ी पुरजोर विरोध किए थे आप लोग यहाँ पे उजरियाओं में, तो आपको क्या लगता है कि मतलब भारतीय जनता पार्टी कोई ख़राब पार्टी है या मतलब जो CAA पास हुआ था उसी में ही कोई कमी है? देखिए, मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी के विरोध में नहीं हूँ। मेरा विरोध उस पार्टी से कहिए या उस पार्टी की जो नीतियाँ होती हैं उनसे मेरा विरोध है, जिससे इस मुल्क के आवाम को या इस मुल्क के लोगों को परेशानी हो, वो चाहे कोई भी पार्टी हो। लेकिन जिस हिसाब से 2014 के बाद जिस हिसाब से भाजपा या जो आई है पार्टी सत्ता में, तो सबने देखा है और सब इस चीज़ से रूबरू हैं और सब जानते हैं, कोई बच्चा नहीं है, सब पढ़े लिखे लोग भी हैं हमारे मुल्क में। जिस हिसाब से हमारे मुल्क का माहौल बदला है, चीज़ें बदली हैं, तो जिस हिसाब से पूरा मुल्क सड़कों पे आ गया। आप जैसे आप औरतों को देखिए, किसान को देखिए, बैंक कर्मचारियों को देखिए या स्टूडेंट्स को देखिए, तो मुझे लगता है कि कुछ 1-2 लोग को छोड़कर बाकी जो मतलब कि मुल्क के जितने भी लोग हैं सब गलत हैं। नहीं, आपकी नीतियाँ गलत हैं जो इफ़ेक्ट कर रही हैं लोगों को, जो लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है आपकी नीतियों में कमी है। और अभी मैं जब देखती हूँ कि प्रचार के वक्त में जैसे स्लोगन स्टार्ट हो गए, ईमानदार सोच एंड समथिंग समथिंग, जब मैं लखनऊ में निकलती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं अब अगर फ्लैशबैक में जाऊँ, जिस हिसाब से लाठियाँ चार्ज हुई थी, जिस हिसाब से मॉब लिंचिंग होती है, जिस हिसाब से लोगों को गाय के नाम पर और मंदिर मस्जिद के नाम पर या नारों के नाम पर लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, वो कौन सी सो कॉल्ड ईमानदार सोच है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आई है। तो मुझे लगता है इनको अपनी नीतियों को, और आने वाली जो भी पार्टी सत्ता में आएगी उनको अपनी नीतियों पे काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर एक हाकिम या बादशाह या जो भी प्रधानमंत्री जो भी है, अगर उसके नीचे जो उनकी सत्ता है, जो आवाम है, वो खुश नहीं है, तो आपका क्या फ़ायदा है सत्ता में आने से। जो आपको इस स्टेज तक पहुँचाते हैं कि आप हुकूमत करें, अगर वही आपसे खुश नहीं है तो क्या फ़ायदा है। रवीना जी, आपने बात किया कि और फ्लैशबैक में जाए तो लाठी चार्ज हुआ था, मॉब लिंचिंग हो रहा था, और झारखंड में पास हुआ है मॉब लिंचिंग खिलाफ कानून, मौत की सज़ा, इस पर कुछ कहना चाहेंगे?
हाँ, तो बिल्कुल सही है। अगर आप एक मासूम को अगर आप मैं लिस्ट बताने बैठूँ तो न जाने कि हज़ारों लोग मॉब लिंचिंग का शिकार हो गए, मासूम लोग शिकार हो गए। और अगर मैं इस पे अगर कानून बना है तो मुझे लगता है बहुत लेट बना है, पहले ही बन जाना चाहिए था कि किसी को हक़ नहीं कि आप मासूमों को सरे बाज़ार या भीड़ एक इकट्ठा होकर वो एक्चुअली सडनली ये वेल प्लान है होती है भीड़ ये कि हमें टारगेट करना है, किसी को मौत के घाट उतारना है। अगर झारखंड में ये कानून लागू हुआ है तो मैं बिल्कुल उसके पक्ष में हूँ कि आप अगर एक मासूम को मौत के घाट उतार सकते हैं तो आपको भी हक़ है, फिर आप फांसी पे लटकिए। अब आते हैं हम मुद्दे पे जिस काम के लिए आए थे। बिल्कुल। वो मुद्दा ये है कि जैसे कि जो जब आप लोग सीए एनआरसी के दौरान प्रोटेस्ट को लीड कर रही थी, तो घंटाघर पे भी प्रोटेस्ट हो रहा था, उसमें लीड कर रही थी उजमा परवीन। वो अभी कुछ दिन पहले कानपुर में वैसी साहब के हाथ से एमआईएम पार्टी में को दामन थामे हैं। क्या आपको लगता है कोई राजनीतिक पार्टी शामिल ज्वाइन करना चाहिए आपको? हाँ, जब मैं भी उस दौरान और अभी तक मेरे पास सारी पार्टियों के ऑफ़र है, वो सपा हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो या ये एमआईएम हो, सारी पार्टियों से ऑफ़र आया। और मुझे जेनुइनली मुझे असदुद्दीन साहब बहुत अच्छे लगते हैं, जिस हिसाब से वो पक्ष रखते हैं। और सबसे पहले जो भी मुद्दा होता है, ख़ासकर मुस्लिम्स का हो या मतलब जो भी मुद्दा हो, अगर हम पर्टिकुलर मुस्लिम का ना लें, अदरवाइज़ भी लें, तो सबसे पहले जो मुद्दा पे आवाज़ उठाने वाले होते हैं वो असदुद्दीन ओवैसी साहब ही होते हैं। तो आगे मैं देखती हूँ कि कौन सी पार्टी में ज्वाइन कर सकती हूँ, बट मुझे वो पसंद है, बस मैं इतना ही कहूँगी इस पे। नहीं, जैसे कि आपने बताया कि मतलब कि हमको सारी पार्टियों से ऑफर है, बीएसपी, सपा, कांग्रेस, बाकी और जो भी पार्टी एमआईएम, लेकिन आपने इसी में शायद कुछ मैसेज छोड़ दिया। हाँ, कह सकते हैं, बट अभी थोड़ा सा वक्त है मेरा, लेकिन मैं देखती हूँ। अभी मैं इस पर कुछ ख़ास नहीं कहना चाहूँगी, थोड़ा सा आप भी थोड़ा सोचिए और बाद में फिर जब मैं ज्वाइन करूँगी तो मैं आपको ज़रूर बुलाऊँगी इंटरव्यू के लिए। हम चाह रहे हैं कि आपका एक अब तो ये तो लगभग साफ हो जाएगा, वो आने वाले समय अगर ज्वाइन करेंगे तो देश जान जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम चाह रहे हैं कि आपका एक सोशल मीडिया पर शायरी था कि ऐसा एक वतन बेच रहे हैं, उसके बाद से एक प्यार वाला कोई शायरी था, याद नहीं आ रहा हमको। वो चाह रहे हैं कि वो सुनाइए थोड़ा। एक दो मिसरे मैं आपको सुना दे रही हूँ, मुझे भी बहुत अजीज़ है वो शायरी। मनाने में जिनको ज़माने लगे हैं, वो इल्ज़ाम हम पर लगाने लगे हैं, वो इल्ज़ाम हम पर लगाने लगे हैं। तेरे साथ गुज़रा हंसी वक्त था जो, तेरे साथ गुज़रा, तेरे साथ गुज़रा हंसी वक्त था जो, वो लम्हे भी अब हम भुलाने लगे हैं। मनाने में जिनको ज़माने लगे हैं। और ये शेर मुझे बहुत अजीज़ है। मोहब्बत से जिनका न कुछ वास्ता है, मोहब्बत से जिनका, मोहब्बत से जिनका न कुछ वास्ता है, वो उल्फत मेरी आज़माने लगे हैं। मनाने में जिनको ज़माने लगे हैं। तो ये थी हमारे साथ रुबीना याज, जो एक इंटरनेशनल शायरा के साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट भी है। और बात उजमा परवीन के साथ साथ अगर इनको जोड़कर देखा जा रहा है तो इन्होंने भी एक मैसेज छोड़ दिया है कि आने वाले समय में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करती हैं तो देश को पता चल जाएगा। अगर ये कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करती हैं तो उसका भी हम आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे, आएंगे, इनका इंटरव्यू लेंगे और बताएंगे कि कौन सी पार्टी ज्वाइन करने वाली है या ज्वाइन करेंगी। बाकी हम आगे भी इसका अपडेट देंगे। आप देख रहे थे लखनऊ समाचार, मैं आपके साथ सिकंदर अली। बहुत बहुत धन्यवाद।